क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देख, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कल हमने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि बेसिक केमिस्ट्री जैसे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में उनकी अवस्थाएं पढ़ी। तो हमने देखा कि पदार्थ का निर्माण एलिमेंट से हो रहा है और एलिमेंट्स का निर्माण एटम से होता है। तो आइए हम देखते हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो अगर एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम उन्हें अच्छे से उनके पढ़ नहीं पाएंगे कि उनके गुण कैसे मिल रहे हैं, ये सब हम निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें, अगर हमें हम अपनी बुक को रखते हैं या लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में हम चले जाए तो वहाँ बुक को क्या अरेंज करके रखा होता है, एक एक बांटा रहता है कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये साइंस है। तो उसमें से हमें आसानी होती है ना कि हम जाके वहाँ से किसी जो बुक पढ़ना होता है तो वो ले लेते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसके कारण आसानी हो जाए हमें उनके बारे में पढ़ने और जानने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले साइंटिस्टों ने वर्गीकरण शुरू किया। तो जो प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्गीकरण किया वो फर्स्ट थे डोबेराइनर। डोबेराइनर के समय में लगभग कुल 26 तत्व एलिमेंट्स ज्ञात थे। 26 एलिमेंट्स थे और डोबेराइनर ने जो वर्गीकृत किया वो अपने त्रिक नियम के अनुसार किया। त्रिक नियम के अनुसार इसे बोलते हैं ट्रायड्स लॉ। और इनका जो वर्गीकरण का आधार था वो एटॉमिक मास था, परमाणु भार। इनके समय में टोटल 26 तत्व ज्ञात थे और इन्होंने अपना त्रिक नियम दिया और इनका जो वर्गीकृत करने का आधार था वो परमाणु भार था, एटॉमिक मास था। इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर ये ट्रायड्स बनाए और तत्वों को वर्गीकृत किया। तो देखिए, इनके हम देखते हैं त्रिक नियम कैसे थे। तो इन्होंने वर्गीकृत किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर भरा। तो परमाणु भार कैसे था, इन्होंने कहा कि जो प्रथम तत्व है इनके ट्रायड्स नियम के अनुसार, वो प्रथम तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत भार होगा वो सोडियम के भार के बराबर होगा। लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। तो इन्होंने कहा कि जो लिथियम और सोडियम का औसत होगा वही सोडियम का भार होगा। ऐसे ही ये पूरे त्रिक नियम दिए। तो अगर हम निकालें तो 7 + 39/2 ये करें तो 2 और इसे हम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रथम फर्स्ट तत्व और जो थर्ड तत्व का एटॉमिक मास होगा वो बीच वाले एटॉमिक मास का औसत मान जो निकलेगा वो बीच वाले एटॉमिक मास का मान होगा। तो वो ऐसे ही अपना ट्रायड्स नियम दिए। लेकिन देखिए, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो इनके ट्रायड्स नियम में जगह ही नहीं थी कि ये तत्वों को और भरा जाए। तो यहाँ पे इनके जो ये तत्वों का नियम इन्होंने दिया वर्गीकरण का वो फेल हो जाता है, क्योंकि और भी तत्व आए और जगह नहीं थी हमें भरने के लिए। तो फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट, न्यूलैंड। न्यूलैंड के समय में लगभग 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। जब न्यूलैंड आए तो उस समय जो रिसर्च तत्वों की रिसर्च करते करते पूरे 56 तत्व हो गए थे, 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स को वर्गीकृत किया। तो इन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया। और इनके भी जो
आधार था वर्गीकरण का वो एटॉमिक मास ही था। इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे ही इन तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो देखिए जो न्यूलैंड थे ना वो एक संगीत प्रेमी थे, इन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद था। तो ये सोचे क्यों ना हम इन्हें म्यूज़िक के रूप में ही वर्गीकृत कर दें। तो जैसे म्यूजिक का बेस जो होता है उसी के आधार पर इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। तो हम देखते हैं कैसे इन्होंने वर्गीकरण किया। ये जो न्यूलैंड थे उन्होंने म्यूजिक के जो बेस होता है उसी के आधार पे वर्गीकरण किया। सा रे गा मा पा धा नी और पुनः क्या आ जाता है, सा। तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, इन्होंने जो संगीत के बेस के आधार पे वर्गीकरण किया। तो इन्होंने कहा कि जो प्रथम तत्व होगा प्रत्येक 18वें तत्व से समानता दर्शाएगा। अगर इसमें हम भरते जाएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब जो 8वां तत्व होगा वो प्रथम तत्व से समानता दिखाएगा तो हम उसके नीचे भरेंगे। तो फ्लोरीन को हम इसके नीचे भरेंगे। फ्लोरीन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो उन्होंने ऐसे करके तत्वों को भरा। उनके जो नियम था वो उन्होंने अपने नियम में कहा कि जो प्रथम तत्व होगा प्रत्येक 18वें तत्व से समानता दिखाएगा और वो उसके जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण होंगे वो समान होंगे। तो ये एक बनता चला गया और पूरे 56 तत्वों का वर्गीकरण इन्होंने ऐसे कर दिया। ये अष्टक नियम था। फिर देखिए इनका भी नियम फेल हो गया क्योंकि और भी तत्व आ गए। अब 56 तत्व जब तक थे तब तक तो उनके जो वर्गीकरण था खूब चला और ये बहुत फेमस भी हुए कि इन्होंने वर्गीकरण किया। लेकिन जैसे ही तत्वों की खोज बढ़ी, संख्या बढ़ी, वैसे इनका भी नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, तीसरे साइंटिस्ट आते हैं। जिन्हें हम कहते हैं मेंडलीव। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी, जिसे बोला मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव के समय में लगभग कुल 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को वर्गीकृत किया अपनी आवर्त सारणी में। मेंडलीव एक बहुत सुलझा हुआ वर्गीकरण किए और इन वर्गीकरण किए तो इन्होंने उसको दिया आवर्त सारणी एक बनाई। तो इनके भी आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या थी वो 7 थी और वर्ग की संख्या 8 थी। इन्होंने जो आवर्त सारणी अपनी बनाई थी उसमें जो 36 रेखाएं थी वो आवर्त, उन्होंने उसे आवर्त कहा और उनकी संख्या कितनी थी, 7। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी वो 8 वर्ग में इन्होंने विभाजित किया। देखिए मेंडलीव जो थे इनका भी जो बेस था वर्गीकरण करने का, उनका भी एटॉमिक मास ही था। अभी तक हमने 3 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ लिया और तीनों साइंटिस्टों के वर्गीकरण का आधार था एटॉमिक मास। सभी ने एटॉमिक मास को ही वो बेस बनाया कि एटॉमिक मास जो रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुण होते हैं वो एटॉमिक मास ही उनको डिफाइन करता है। एटॉमिक मास से ही उनकी समानता और असमानताएं देखी जाती हैं। मेंडलीव, न्यूलैंड और डोबेन आइलैंड तीनों का जो बेस था वो एटॉमिक मास था, परमाणु भार था। तो इन्होंने पूरे 63 एलिमेंट्स को वर्गीकृत किया अपनी एक आवर्त सारणी में, जिसमें 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। लेकिन इनकी पूरी आवर्त सारणी है तो हम वो उसको देखेंगे नहीं, मतलब बस हमें एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे थी। हम आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे और उससे पूरी अच्छी तरह से
तत्वों को वर्गीकरण देखेंगे और उनके गुण देखेंगे कि वो कैसे कैसे उनके गुण समान मिल रहे हैं और क्या असमानताएं हैं। तो जो मेंडलीव थे इनका भी जो बेस था एटॉमिक मास ही था। इन्होंने आवर्त सारणी दी। देखिए मेंडलीव थे, इन्होंने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई ना तो उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। ये खाली स्थान छोड़ना ही इन बहुत ज़्यादा मतलब वो बन गया कि ये खाली स्थान छोड़ दिए, तो सभी के दिमाग में है कि इन्होंने खाली स्थान छोड़ा है तो ज़रूर ना यहाँ पे और तत्व आएंगे। और फिर क्या हुआ, उस जैसे ही मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी और अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़े, जो 63 तत्वों को भर लिया और जो खाली स्थान छोड़े थे, तो सभी के दिमाग में है कि ज़रूर यहाँ न तत्व है। और फिर एक बैग तत्वों की जो रिसर्च थी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर तत्वों की रिसर्च बढ़ जाती है और कुछ ही समय में 1913 में लगभग पूरे 118 तत्व खोजे जा चुके थे। लेकिन फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ तत्वों को तो हम उस खाली स्थान पे भर देते हैं, लेकिन 118 तत्व ज्ञात हो गए थे तो इन तत्वों को हम उसमें नहीं भर पाते हैं। तब फिर देखा जाता है, फिर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अध्ययन शुरू करते हैं कि हम वर्गीकरण का, कि पूरे 118 तत्वों का वर्गीकरण हो जाए। तो देखिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो डोवेलाइनर थे। उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया। न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। अब जो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने मॉडर्न आवर्त सारणी दी थी वो है हेनरी मोजले, जिनकी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी बोली जाती है और आज भी उसी वर्गीकरण को लेके हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। हेनरी मोजले ने 1913 में दिया था मॉडर्न आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए अब यहाँ से कुछ बदलाव आता है। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने वर्गीकरण किया परमाणु भार के आधार पे, लेकिन जो हेनरी मोजले आए और इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण को जो बताता है वो परमाणु भार नहीं है, वो परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे एक चेंज आता है और हेनरी जो मोजले होते हैं वो जो वर्गीकरण का आधार एटॉमिक नंबर को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करने के लिए हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत होती है, ना कि एटॉमिक नंबर की ज़रूरत होती है, ना कि एटॉमिक मास की। हेनरी मोजले में यही एक चेंज था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से वंस नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने किस आधार पर वर्गीकरण किया था। तो फर्स्ट 3 जो साइंटिस्ट थे डोवेलाइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, तो उन्होंने तो एटॉमिक मास के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन जो हेनरी मोजले थे उन्होंने किसके आधार पे किया, एटॉमिक नंबर पे। और ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया। देखिए इनको जो आवर्त सारणी थी वो 4 ब्लॉक में डिफाइन थी। फोर ब्लॉक थे इनके आवर्त सारणी में, S, P, D, F। देखिए एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे एलिमेंट्स किससे बने होते हैं। तो हमने देखा था कि एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप एटम्स कंबाइन होके एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। अब जो एलिमेंट्स है वो एटम्स से मिलके ही बना है। जो कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो उसका जो किससे मिलके बना,
देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। हम अगर किसी एलिमेंट्स को लें, अगर उसकी संरचना देखें, जैसे हाइड्रोजन हमने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। एक परमाणु क्रमांक का मतलब कि इसमें एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये एटम्स इसमें 1 होते हैं और ये इसकी कक्षाएं कितनी होती हैं, 1। हमने अगर जब हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो हम संरचना में देखते हैं कि जब कोई भी परमाणु की संरचना होती है उसमें नाभिक होता है और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक की संरचना देखिए, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल द्वारा ही परमाणु की संरचना को बताया। उन्होंने कुछ रेज डाली और रेज जहाँ से विक्षेपित होकर चली आई और कुछ रेज यहाँ से ट्रांसफर होकर चली गई। तो जिस स्थान से वो विक्षेपित हो जाती है तो वो रदरफोर्ड ने कहा कि वो उसे नाभिक बताए। और नाभिक एक बहुत ही सॉलिड होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को बताया कि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और जो प्रोटॉन की संख्या उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो यही से हम पता करते हैं। फिर ये परमाणु का मॉडल दे दिया। फिर एक बोहर साइंटिस्ट आए। बोहर ने बताया, देखिए रदरफोर्ड ने मॉडल तो दे दिया लेकिन ये नहीं डिफाइन किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में मूव कर रहे होंगे। उन्होंने बस ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो बोहर साइंटिस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं। और उन्होंने जब अपना मॉडल्स दिया तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल पे ही मूव करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो दूसरी से कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो तीसरी कक्षा होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 2 3 4 नंबर दिया उन्होंने। फिर एक ये नंबर दिया कि उन्होंने माना K L M N। इन्होंने कहा कि 4 कक्षाएं होती हैं K L M N। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो देखिए जो K L M N है ये क्लास है, सेल है। 4 सेल होती हैं K L M N। ये तो कक्षाएं हो गई। फिर इसमें जब जैसे हम कुछ ही तत्वों का यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कुछ ही तत्वों का कर पाए, तो फिर आता है उपसेल, उप कक्षाएं, सब शेल। शब्द शेल को हम बोलते हैं SPDF। यही जो होती हैं ये सब शेल होती हैं। अगर सेल कोई पूछे तो KLMN होती हैं और सब शेल होती हैं SPDF। देखिए SPDF, S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और D में मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और F में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। S जो S सब शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हेनरी मोजले थे वही ये उपकक्षाओं में ही इन्हें ब्लॉक बोला जाता है, और इन्हीं में इन्होंने तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया अपनी आवर्त सारणी में। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वर्गीकरण किया। देखिए अगर हम ये देखें कि कैसे कक्षाएं होती हैं तो फर्स्ट कक्षा होती है K और सेकेंड होती है L M N। तो हमने देखा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो अगर इसमें सेल की बात करें तो केवल S आएगी।
दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर देखिए 2 और 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें दूसरी कक्षा कंप्लीट होगी, तो इसमें sp आएगा। अब जब हम तीसरी कक्षा देखते हैं तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम 2, 6, 10 को अगर ऐड करेंगे sp-df को, तब वो 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। 2, 8, 18, 32। और इसमें हम sp-df सभी को ले लेंगे, ऐड करेंगे तब जाके 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ये आवर्त की जो ढांचा है आवर्त सारणी का, हेनरी मोजले के आवर्त सारणी का कुछ ऐसा था। उन्होंने कहा कि 2 s होते हैं। देखिए हम s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो इसके 2 वर्ग आएंगे इसके अंतर्गत, s ब्लॉक के अंतर्गत। अब हम फिर देखेंगे p ब्लॉक। p ब्लॉक में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो इसमें भी 6 वर्ग आएंगे। ये जो 6 वर्ग होंगे p ब्लॉक के होंगे। अब हम d ब्लॉक देखें तो इसमें हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो इसमें 10 वर्ग आएंगे। और f में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखिए ये पूरा बन गया, एक ढांचा तैयार है। अब इसी में हमें तत्वों को वर्गीकरण किया है। जैसे हम लाइब्रेरी बनती है तो उसमें जो अलमारियाँ होती हैं वो पहले बन जाती हैं, फिर हमारे पास आती हैं बुक्स। अब उस बुक्स को हम अलग अलग रैक में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, रखते हैं, कि ताकि हम जब पढ़ने जाएं तो आसानी से हमें जो बुक चाहे उसे हम ले सकें। वैसे ही हम ये भी बना लिए एक, मान लीजिए लाइब्रेरी, और ढेर सारे हमारे पास तत्व हैं, तो उन तत्वों को हम क्या करेंगे, इसमें वर्गीकृत कर देंगे ताकि हमें क्या पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए जो हेनरी मोजले थे उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को भरा था। तो देखिए हम सबसे पहले उन्होंने भरा यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे उन्होंने भरा हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। फिर यहाँ से उन्होंने भरा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टान, फिर रुबिडियम, स्ट्रांसियम, इट्रियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रहोडियम, कैडमियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम। इंडियम, देखिए ऐसे उन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया। फ्रांसियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, इतने ब्लॉक उन्होंने बनाया।
और तत्वों को क्या किया, वर्गीकृत किया। अब ये तत्व वर्गीकृत हुए, ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे हैं, 1 2, ऐसे ही ये बढ़ते हुए पूरे 118 तत्व यहाँ पे भरे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे इनके गुण कैसे मिलते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन है ना, ये एक वर्ग है, तो हम इसे हाइड्रोजन फैमिली बोलेंगे, और इसके जो गुण होंगे हाइड्रोजन से मिलेंगे। वैसे बेरिलियम हो गया, तो बेरिलियम के नीचे जितने भी तत्व आएंगे वो बेरिलियम से मिलेंगे। बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और इन्हें हम बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें। हम इन्हें अक्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो ऑक्टेट और डबलेट होता है वो कंप्लीट होता है, जिसके कारण ये रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अक्रिय गैसें हैं। ये देखिए बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत हो गया है, और ये तत्व हो गए। अब देखते हैं कि इसमें गुण क्या होते हैं। अगर हम इनके देखें, जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, अगर हम एटॉमिक साइज देखें कि वो वर्ग में क्या हो रहा है एटॉमिक साइज जाने पे, और फिर वो आवर्त में बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या, जो सेल नंबर होते हैं, जो सेल होते हैं वो बढ़ती जाती हैं, और एटॉमिक मास ही होता है नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी। एटॉमिक साइज जो होती है वो नाभिक से अंतिम कक्षा के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन अगर हम लें तो हाइड्रोजन की क्या बस एक ही कक्षा होती है, लिथियम की लें तो लिथियम की कक्षा 2 होती है। तो ये साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं जो एटॉमिक साइज है वर्ग। देखिए अगर हम तत्वों में अब इसके गुण देखें कि कैसे मिल रहे हैं, हमने वर्गीकृत कर दिया, तत्वों को हमने 4 ब्लॉक में वर्गीकृत कर दिया, S, P, D और F। इसमें भी तत्व भरे जाते हैं। हम अभी S और P के देख रहे हैं, देखिए कैसे गुण होते हैं। देखिए जब भी हम एटॉमिक साइज, सबसे पहले हम गुण देखते हैं एटॉमिक साइज कि जो परमाणु है, जो एलिमेंट्स है, उसका साइज कितना बड़ा है। जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसकी साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है। वैसे ही जैसे हम वर्ग में बढ़ते जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वर्ग में बढ़ता है, और जब हम आवर्त में जाते हैं तो वो कम होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि आवर्त में जो हम कोई भी एक आवर्त लेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाभिक एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स लगा के क्या करता है, जो सेल्स होती हैं उन्हें अपनी तरफ बांधे रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आवर्त में होता है एटॉमिक साइज वो घटती है और वर्ग में जाने पे बढ़ती है। ये तो एटॉमिक साइज हो गई। अब देखिए हम धातु और अधातु देखें, तो देखिए जितने भी ये इधर राइट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में इधर, ये सभी धातुएं हैं, और इधर जैसे जैसे हम जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अधातुएं आ जाती हैं। तो अगर हम धात्विक मेटालिक प्रॉपर्टीज देखें, धात्विक गुण, धात्विक गुण हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने में धात्विक गुण बढ़ता है। अगर हम वर्ग में देखेंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम आवर्त में देखेंगे तो आवर्त में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे ऐसे इधर जाते जाते क्या होता है, अधात्विक गुण बढ़ जाता है। तो हम आवर्त में अगर देखेंगे धात्विक गुण तो धात्विक गुण घटेगा। अब यहीं से हम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज देखें,
मेटालिक प्रॉपर्टी। अब देखिए नॉन मेटालिक्स, जो नॉन मेटालिक्स हैं, नॉन मेटालिक्स किधर पाई जाएंगी, इधर पाई जा रही हैं। तो जब हम आवर्त में जाएंगे तो सेम ऊपर का उल्टा, हम जब धात्विक गुण देख रहे थे तो आवर्त में जाने पे धात्विक गुण घट रहा था। अब जब अधात्विक गुण देख रहे हैं तो आवर्त में जाने पे बढ़ेगा और वर्ग में आने पे घटेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड। एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है और आवर्त में जाने पे घटती है। और जब मेटालिक प्रॉपर्टी देखिए धात्विक गुण, तो धात्विक गुण नीचे आने पे बढ़ती है, ऊपर से नीचे हम जैसे जैसे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे आवर्त में हम देखेंगे तो जो धात्विक गुण होगा वो कम होगा। और जब हम अधात्विक गुण देख रहे हैं, नॉन मेटालिक्स गुण देख रहे हैं, तो वो नीचे आवर्त में वो बढ़ेंगी, क्योंकि इधर धातु है और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर धात्विक गुण बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर धात्विक गुण बढ़ेंगे। लेकिन वर्ग में देखेंगे तो धात्विक गुण कम होते जाएंगे। ये हो गई धात्वी। देखिए धातुएं जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कि धातुएं धनात्मक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और अधातुएं ऋणात्मक होती हैं। तो अगर हम यहाँ से अगली प्रॉपर्टीज देखें, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता। देखिए विद्युत धनात्मकता देखें तो धातुएं धनात्मक होती हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे विद्युत धनात्मक का गुण बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आवर्त में जाएंगे तो धनात्मक गुण कम होंगे, क्योंकि इधर धातु हैं तो ये धनात्मक बनाती हैं और धातु हमेशा ऋणात्मक होती हैं। सेम अगर उसका उल्टा हम विद्युत ऋणात्मकता देखें तो विद्युत ऋणात्मकता हम वर्ग में जाएंगे तो वो घटेंगी और जैसे जैसे हम आवर्त में जाएंगे तो बढ़ेंगी, क्योंकि इधर धातुएं हैं और इधर अधातुएं हैं। तो ये विद्युत ऋणात्मकता इधर क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ती है और विद्युत धनात्मकता आवर्त में घटती हैं। ये सब हो गए इसके प्रॉपर्टीज और वर्गीकरण। देखिए अब इसके बाद हम अगला सेशन में इन तत्वों को याद करेंगे, एक ट्रिक द्वारा हम इन सभी तत्वों को याद करेंगे। अभी तो हमने तत्वों को वर्गीकृत किया है, लेकिन हमें याद भी तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन में इन तत्वों को याद करेंगे और एक एक वर्ग को लेकर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।